मेरे हिसाब से ना सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो होगा आपका इंस्टाग्राम पर। बिल्डर था वो एक हमारे यहाँ पर, तो उसके लिए मैंने लोगो बनाया था कुछ तभी 8,000 में, और फिर 2 साल बाद उसी की और एक कंपनी थी, उसके लिए मैंने लोगो बनाया था कुछ 40,000 में। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो दुबई में एक लोगो डिजाइनर है, लोगो डिजाइन के लिए उसने 4 लाख रुपीज चार्ज किए। वेलकम टू द कटिंग एज शो। आज के मेरे गेस्ट हैं निखिल फ्रॉम डोप मोशंस, विच इज अ वेरी कूल यूट्यूब चैनल जो आपको वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन सिखा सकता है। ही हैज मोर देन 500,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। निखिल से मैंने फ्रीलांसिंग, अपस्किलिंग, क्रिएटिविटी एंड फॉरेन क्लाइंट्स के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछे। ये समझा कि बिगिनर्स कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, ये भी समझा कि ऐसी कौन सी रिसोर्सेज है जिनसे आप जल्दी ग्रो कर सकते हो, एंड एग्जैक्टली में चाहिए क्या होता है टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर इन द फील्ड ऑफ वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन। एंड थैंकफुली निखिल ने बहुत फ्रैंकली सारी सैलरीज एंड एवरेज इनकम एंड एक्सपेक्टेशंस को क्लियर कर दिया है। तो हम 100% कॉन्फिडेंट कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस एपिसोड को ध्यान से सुनेगा, दैट पर्सन विल हैव इनफ रिसोर्सेज एंड अ रोड मैप टू गेट स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर। अगर आप एक क्रिएटिव प्रोफेशनल हो तो ये एपिसोड आपको बहुत हेल्प करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द कटिंग एज शो। आज मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है जिनसे मैंने अपने कॉलेज डेज में, फर्स्ट जॉब में कितना कुछ मैंने आपसे सीखा है। निखिल, वेलकम टू द कटिंग एज शो एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। एंड यू नो, मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी कि हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस लेजेंड, एंड इतने सारे लोगों ने बोला कि हाँ हाँ हाँ, हमने ये सीखा है, वो सीखा है, ये सीखा है। बट आई नो कि तब भी कुछ लोग ऐसे होंगे हु माइट नॉट नो यू। सो लेट अस नो आप क्या करते हो, हु आर यू एंड हाउ हैज बीन योर जर्नी सो फार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं वैसे बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट करता नहीं, बट आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन दिस वन। मैं तुम्हें भी बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे एंड थ्रू सम फ्रेंड्स एंड ऑल। सो या, फॉर पीपल हु डोंट नो मी, बेसिकली मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी एज अ विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट। मुझे विजुअल इफेक्ट्स और वो जो स्मोक्स वगैरह बनाते, फायर इफेक्ट्स, वो सब में बहुत इंटरेस्ट था। But then I pivoted towards graphic designing and motion graphics, and I did a lot of freelancing in my initial stage. But then I got into content creation. So as of now, I am a full-time content creator on YouTube and on Instagram. तो आपने पढ़ा क्या है, व्हाट डिड यू स्टडी? अब मैंने मैंने डिग्री कंप्लीट की थी इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो उसके बाद तो मेरा प्लान था कि एमबीए करूंगा, बट वाइल आई वाज डूइंग माय बिजनेस मैनेजमेंट आई गॉट इनटू दिस विजुअल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग। काफ़ी फैसिनेटिंग लगा मुझे, तो मैंने धीरे धीरे उसके बारे में और जाना। बट जब भी मैंने स्टार्ट किया था तब इंटरनेट इतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं था, तो उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाता था। बट जितने भी रिसोर्सेज थे, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग। मेरे फ्रेंड ने एक्चुअली मुझे एक आफ्टर इफेक्ट्स करके एक सॉफ्टवेयर था, तो उससे इंट्रोड्यूस कराया था। तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि अरे हम लोग भी ऐसे कुछ खुद से एनिमेशन बना सकते हैं, क्योंकि तब तक मैं मार्वल मूवीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार ऐसे विजुअल इफेक्ट्स तो मतलब हाई एंड इंडस्ट्रीज ही बनाते होंगे, हमारे यहाँ तो मतलब एक बंदे का तो ये काम ही नहीं है। बट व्हेन आई सॉ ही शोड मी अ वीडियो ऑफ हिम, लाइक उसने एक ऐसा डमी गन पकड़ी थी और उसने मजल फ्लैश का ऐसा एक एनिमेशन बनाया था। सो ही जस्ट एडेड अ मजल फ्लैश। अभी वो बहुत सिंपल लगता है, बट तभी के टाइम पे लाइक 2010 2012 इट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी। सो मैं उसी दिन उसके घर गया, मैंने बोला यार मुझे सिखाइए कैसे बनाते हैं, बिकॉज आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग। तो उसने बोला कि ये देखो ऐसा एक सॉफ्टवेयर है आफ्टर इफेक्ट्स करके, यू कैन क्रिएट थिंग्स इनसाइड दिस। तो मैं लेके आया वो सॉफ्टवेयर, और ऑब्वियसली तभी तो सब हम क्रैक ही यूज़ करते थे। तो मैं लेके आया, मैंने इंस्टॉल किया, और तभी इंटरनेट नहीं था, तो खुद से ही थोड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह किया। और फिर मुझे काफ़ी मतलब मज़ा आने लग गया वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने। इनफैक्ट मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था ना वो सॉफ्टवेयर में, अपने फ़ोटोज़ भी उसी में एडिट करता था, क्योंकि मुझे फ़ोटोशॉप का आइडिया नहीं था। तो दैट इज़ बेसिकली, मैं क्वेश्चन भूल गया तुम्हारा क्या था, बट या दैट इज़ बेसिकली हाउ आई गॉट स्टार्टेड विद दिस। बट जब आपने पढ़ाई किसी और चीज़ की करी, फिर आपने पेरेंट्स को भी बताया होगा कि अब मैं एमबीए नहीं कर रहा हूँ, ये खुद का कर रहा हूँ, तो बैकलैश, क्रिटिसिज्म। राइट राइट। नहीं, लकीली एक्चुअली है ना, ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि हमारे पेरेंट्स एग्री नहीं करते, और वो उसका रीज़न ये होता है ना, क्योंकि उनका आइडिया ही नहीं होता। अब जैसे मेरे पेरेंट्स भी ऐसे थे कि जब मैंने बोला कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है, क्योंकि पहले से वो जो बोलते आया था मैं वही कर रहा था। जैसे मेरी मॉम एक टीचर है, तो उन्होंने बोला, मैंने जब मेरा 10th हो रहा था तो उन्होंने बोला कॉमर्स ले लो, क्योंकि आर्ट्स में इतना स्कोप नहीं है ऐसा उनको लगता था, और साइंस मेरे बस की है नहीं, उनको पता था। तो कॉमर्स ले लो, बाद में देख लेंगे क्या करना है। फिर जैसे मैंने कॉमर्स किया, फिर शी टोल्ड मी कि अभी बीएमएस कर लो, क्योंकि बीएमएस करके फिर एमबीए करोगे तो काफ़ी इजी पड़ेगा, और एमबीए इट्स अ गुड ऑप्शन। एंड तभी के टाइम में ना एमबीए बहुत पॉपुलर था इन 2010 2012, तो हर कोई मतलब एमबीए ही कर रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, सही है, मतलब एकदम सेफ साइड सीन है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं बीएमएस करने लग गया।
फिर वो करते करते तब मुझे, जैसे मैंने अभी बताया पूरी स्टोरी, कि मैं इंट्रोड्यूस हुआ ये सारे टूल्स से, तब जाके मैंने फिर घर पे सोचा बोलने का कि इसमें कुछ मुझे करना है आगे। तो देवर क्वाइट लाइक, मेरे घर वालों ने कभी ऐसा ये नहीं बोला कि ये मत करो वो मत करो, देवर ओपन टू एनी काइंड ऑफ आइडिया। तो मैंने उनको बोला कि ये मुझे करने दो, 1 साल ट्राई करता हूँ, अगर 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो एमबीए तो बैकअप प्लान है ही, डिग्री भी मैंने कंप्लीट कर ली है, तो मतलब जॉब तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगी, ऐसा था। तो तब मैंने मैक इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ पर, वो मैंने ज्वाइन किया था ऑफलाइन, उसमें उनका कुछ 3 इयर्स का एक कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स। तो वो मैंने ज्वाइन किया, तो तब मैंने ज्वाइन किया, तब मैं और लोगों से मिला जो मेरी जैसे ही चीज़ें सीखने आए थे, तो तब मेरा माइंडसेट थोड़ा और मतलब ब्रॉड ब्रॉड हुआ इस चीज़ को लेके, और बहुत कुछ सीखा, तभी मैंने फिर फ्रीलांसिंग भी शुरू कर ली थी। तो तब कुछ फ़ीस थी, ये बात है 2015 के अराउंड, उस कोर्स की कुछ फ़ीस थी, 2.5 लाख रुपए कुछ फ़ीस थी। तो हम लोग इंस्टॉलमेंट में वो फ़ीस भर रहे थे। बट फिर जैसे ही मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की, मेरी इनकम ऐसे जनरेट होना धीरे धीरे शुरू हुई, तो मैंने ही अपनी फ़ीस पूरी क्लियर कर दी। तो तब तक हमें समझ में आ गया था कि इससे भी अच्छी खासी एक मतलब रेवेन्यू में फ्रीलांसिंग के थ्रू जनरेट कर सकता। तो तब मैंने फिर घर पे बोल दिया कि मुझे इसी में करना है, और दिख भी रहा था उनको, मतलब घर में क्या है, अगर अच्छा बंदा पैसे कमा रहा है, स्टेबल हो सकता है, तो उससे उनको तो वही है, उनका एंड गोल तो यही है। तो दे गॉट सॉर्टेड आउट। तो दे, उनको फिर भी समझता नहीं था मैं क्या करता था। और मेरा सीन ऐसा था कि जब तब हम एक 1 BHK में रहते थे, तो बेडरूम में मेरा सेटअप था। और मेरा पता नहीं नसीब था या ऐसा था कि जब भी डैड मेरे रूम में एंटर करते थे, तो मैं सिर्फ गेम खेलते हुए दिखता था। जब मैं काम करता था तो कोई एंटर नहीं करता था। और तो उनको लगता था कि अरे यार, ये तो दिन भर गेम ही खेलते रहता है। बट मम्मी थोड़ी सपोर्ट करती थी कि अरे नहीं, वो ये भी काम कर रहा है, क्योंकि मैं मॉम से ज़्यादा क्लोज हूँ। तो उनको मैं एक्सप्लेन करता था कि ये ऐसी चीज़ है। तो अभी आपको कितने साल हो गए ये सब करते हुए? अभी तो फ्रीलांसिंग करते करते तो मुझे 10 साल से भी ज़्यादा हो गए। अभी तो हालांकि मैंने फ्रीलांसिंग कोविड के बाद मैंने छोड़ दी थी। तो फ्रीलांसिंग और कंटेंट क्रिएशन मतलब यूट्यूब पे मुझे कुछ आई थिंक 8 7 8 ईयर्स के अराउंड हो गया है। मतलब 10 साल हो गए आपको सीखते सीखते। हाँ तो हाँ अभी हाँ। आफ्टर 10 years इफ यू हैड टू लिस्ट टॉप 3 हाई पेइंग स्किल्स, अभी सबसे ज्यादा आप कौन सी 3 स्किल्स से पैसा कमा रहे हो? अभी आई थिंक सबसे ज़्यादा टीचिंग, क्योंकि लोगों, मैं जेनवनली बोलूँ तो मैं इतना एक अच्छा डिज़ाइनर नहीं बोलूँगा खुद को, मेरी टीचिंग काफ़ी अच्छी है। मुझे लगता है कि मतलब मैं जो भी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, तो लोगों को काफ़ी इजीली वो समझ में आ जाती है। तो आई थिंक इफ़ यू आर गुड इन समथिंग, टीच इट। तो टीचिंग एक स्किल मेरे लिए नंबर 1 पे होगी। फिर आता है कि कंटेंट क्रिएशन। अगर आपके पास कोई भी, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल डिज़ाइनर्स के पास बहुत सारा नॉलेज होता है रिगार्डिंग डिफरेंट वेबसाइट्स, जहाँ से आप एसेट्स ले सकते हो, डिफरेंट टूल्स टू क्रिएट डिफरेंट थिंग्स। तो एक मोशन डिज़ाइनर या एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी एक बहुत अच्छी स्किल है। थर्ड, सेकेंड थी कंटेंट क्रिएशन, हाँ। थर्ड आई से मोशन और ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपको आती है, सो इट्स नाइस, क्योंकि हर एक कंटेंट क्रिएटर को भी आजकल ग्राफिक डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत होती है। सो इट्स अ नाइस स्किल टू हैव। बट फिर जितनी भी मेरी ऑडियंस है वो कहती है कि यार हमें कुछ आता ही नहीं तो हम टीचर बन नहीं सकते, एंड वी आर टू कैमरा शायद राइट तो हम राइट। कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते। तो ऐसे बच्चों को जो क्रिएटिव है उनको क्या सीखना चाहिए? ओके, तो अगर कैमरा है, क्योंकि मैं भी कैमरा शाई ही था पहले, जब मैंने यूट्यूब पे कंटेंट वगैरह बनाया था, तो मैं सिर्फ ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड करता था। धीरे धीरे जब मैंने प्रैक्टिस किया, धीरे धीरे, और मैंने एक्चुअली तब मेरे पास कैमरा भी नहीं था, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास फ़ोन भी है ना, तो फ़ोन से बस एक अपना नॉर्मल फुटेज रिकॉर्ड करो। अब जैसे भी रहो, ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कि अपनी फुटेज रिकॉर्ड करके सबसे पहली बार अपलोड करना, क्योंकि दिमाग में वही रहता है कि अरे यार मेरे फ्रेंड्स देखेंगे, क्या सोचेंगे ये। तो वो सबसे डिफिकल्ट स्टेज है। वो एक बार आप वो स्टेज के आगे चले गए ना, फिर बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए सेम एक्सपीरियंस था मेरा भी। बट जैसे ही मैं वो स्टेज के आगे पहुंच गया, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया। तो मैं अपने हर ट्यूटोरियल वगैरह में, इंस्टाग्राम वगैरह पे हर एक वीडियो में ट्राई करता हूँ कि मैं ए रोल शूट ही करूँ खुद के, जहाँ पर मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक 1 to 1 कनेक्शन बनता है, विच आई थिंक मतलब लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो वो एक चीज़ है कि प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगा। और दूसरी बात रही कंटेंट क्रिएशन, अगर आपको फेस नहीं दिखाना है, तो आप कैरेसल्स वगैरह भी डाल सकते हो वहाँ पर, या सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट एनिमेशंस भी डाल सकते हो, वैसे करके आप कंटेंट शेयर कर सकते हो। बट हाँ, अगर वो आप चीज़ कर रहे हो, तो आपके पास कुछ बहुत ही सॉलिड कंटेंट होना चाहिए, विच इज़ रियली हेल्पफुल, शेयरेबल, या मेन लोगों को वैल्यू प्रोवाइड होनी चाहिए। अगर आप बस ऐसे ही कुछ भी डालोगे, तो फिर इट वोंट वर्क, आई थिंक। अभी जैसे डिजाइन में भी ग्राफिक्स है, वीडियो एडिटिंग है, इलस्ट्रेशंस है, अगर किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं आइडिया, तो कौन से सेक्टर में मैक्सिमम जॉब्स है और मैक्सिमम इनकम है? अभी इंडिया में भी अगर कोई इंडिया से भी फ्रीलांसिंग करे, तो क्या 2 3 ऐसी स्किल्स होंगी?
ओके, इंडिया में मुझे लगता है ना कि स्कोप तो हर एक चीज़ में, इट डिपेंड्स कि आप कौन सी चीज़ में अच्छे हो। और बहुत लोग वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये तो एक बस बोल सकते हैं कि एक ट्री है, इसके ब्रांचेस बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में कोई कोई लोग हैं जो सिर्फ ब्रोशर्स अच्छे डिज़ाइन करते हैं, कोई कोई लोगो डिज़ाइन बहुत अच्छे करते हैं। तो इट्स वेरी वास्ट इंडस्ट्री आई थिंक। और लोगों को क्या करना चाहिए ना कि हर एक चीज़ ट्राई करनी चाहिए जब आप अपने इनिशियल स्टेज में हो। फिर उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका जेन्युइन इंटरेस्ट किस में है। आप ये मत देखो कि पैसे किस में ज़्यादा है, पैसे तो बाय प्रोडक्ट है अगर आपके पास अच्छी स्किल है। तो बहुत लोग हैं जो सिर्फ, जैसे बहुत लोग बोलते थे कि थंबनेल डिज़ाइनिंग एक करियर नहीं बन सकता, बट अभी आप देखोगे जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सिर्फ थंबनेल डिज़ाइनिंग के बहुत अच्छे खासे पे करते हैं और अच्छा थंबनेल्स बना के देते हैं लोग। सो स्कोप हर एक चीज़ में, इट्स ऑन टू यू कि आप कौन सी स्किल में एकदम मतलब बाप बन सकते हो। सो दैट इज मैं दैट। तो ऐसे भी थंबनेल डिजाइनर्स को जानता हूँ जो 3-3 हज़ार रुपए, 2,500-2,500 रुपए पर थंबनेल ले रहे हैं अब। अरे मैं, मेरा एक खुद का एक फ्रेंड है जो 15,000 रुपये लेता है एक थंबनेल डिजाइनिंग का। कितने क्लाइंट्स हैं उस पे? वो तो आइडिया नहीं है, बट वो बोलता है कि मैं, मतलब उसने रिवील तो नहीं किया, बट उसने बोला था कि मैं आराम से 10-15 थंबनेल तो बना ही लेता हूँ एक महीने में। सो यू कैन इमेजिन। 15,000 रुपए का एक या थंबनेल? उसके अब्रॉड के क्लाइंट्स है, इंडिया में तो ऑब्वियसली इतना कोई नहीं पे करेगा, बट हम्म। उसके मेनली तो अब्रॉड के ही क्लाइंट्स है। बट अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में है, काफी लोगों का फुल टाइम जॉब होता है, तो अगर उनका मन भी कर रहा हो ना कुछ सीखने का, वो बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अभी मैं तो इसका आंसर शायद नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने कभी जॉब नहीं किया, तो मुझे वो वर्क लाइफ कैसे बैलेंस होती है वो नहीं पता। बट आई थिंक अगर दिन के ना, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तब तो मैं कर ही रहा था, तब मेरे ट्यूशन्स भी होते थे, क्लासेस होते थे, तो फिर भी मैं शाम को, आई थिंक सुबह में 7 बजे कुछ कॉलेज के लिए निकलता था और शाम को 8-9 बजे तक घर आ जाता था। और फिर खाना खाने के बाद मैं 10 से लेके 1 बजे तक, सो मे बी रात के 2-3-4 घंटे अराउंड में प्रैक्टिस वगैरह करता था, रिसर्च करता था। तो अगर मैं उतना टाइम दे के आई थिंक अच्छे खासे स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ तो और तभी तो रिसोर्सेज भी नहीं थे, अभी तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है। तो 3-4 घंटे भी अगर दिन के मैनेज कर पाओ तो आई थिंक सही रहेगा। और अगर कुछ करना ही है लाइफ में तो यार इतना तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, वरना तो आप सोचते रह जाओगे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो फिर कुछ होगा ही नहीं ना। आई ऑल्सो फील कि अब कंटेंट की वजह से वीडियो एडिटिंग की बहुत डिमांड बढ़ गई है, एंड वीडियो एडिटर्स का सप्लाई इतना अच्छा है नहीं, गुड वीडियो एडिटर्स का। तो मैं तो सबको ये राइट बोलता राइट हूँ कि राइट। दैट्स द इजिएस्ट स्किल टू लर्न। बट आपके हिसाब से कोई ऐसा स्पेसिफिक लैपटॉप या कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, या किसी को अपने साथ कुछ पूछना चाहिए बिफोर एंटरिंग दिस फील्ड, एनीथिंग दैट दे नीड टू नो? हाँ, एक चीज़ है ना कि लोगों को ये समझना चाहिए कि थोड़ी बहुत तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आपको इस फील्ड में जाना है। जैसे आपको एक अच्छा लैपटॉप तो लेना ही पड़ेगा। दैट्स देयर इज़ नो लाइक, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे फ़ोन में कोई रिकमेंड करो कि मैं फ़ोन में ऐप्स वगैरह डाउनलोड करके एडिट कर पाऊँ। तो वो थोड़ी नॉलेज गेन करने के हिसाब से सही है, बट आप जब प्रोफेशनली काम करने जाओगे तो इट मैटर्स कि आप कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो। क्लाइंट्स पूछेंगे, अब क्लाइंट को तो एक फ़ोन पे एडिट करके वीडियो नहीं दोगे, आपको हाई क्वालिटी जब एसलॉग फुटेजेस, 4K फुटेजेस यूज़ करनी होगी तो आपका फ़ोन नहीं काम करेगा तब। तो तब एक अच्छे लैपटॉप में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो अगेन बात की बात है। बट जब आप इनिशियल स्टेज में सीखोगे तभी भी आपको लैपटॉप चाहिए ही एक अच्छा, ताकि आप बाद में जब फ्रीलांसिंग उस पर करोगे तो आप कंफर्टेबली कर पाओ। तो क्योंकि अब जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हो तो उसमें कुछ कुछ प्लगइन्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, तो वो यूज़ करने के लिए तो आपको एक हैवी लैपटॉप चाहिए, रेंडरिंग टाइम सेव करने के लिए। तो तो क्या चाहिए। कॉस्ट बैठती है एक अच्छे लैपटॉप की? कोई ऐसा रिकमेंडेशन जो आपको लगता हो कि हाँ ये और मैं, बजट मुझे फ्रेंडली है? लगता है कि मतलब 1 लाख के अराउंड जो लैपटॉप्स आते हैं, दोज आर डिसेंट लैपटॉप्स, मतलब उसमें एक अच्छी खासी एडिटिंग आप काम निकाल सकते हो मतलब। हम्म। एंड अभी एट दिस पॉइंट सॉफ्टवेयर भी अब क्रैक वैक पता नहीं है कितना इजी रहा है, हम्म। बट आई थिंक अब क्रिएटिव स्वीट भी आई थिंक सस्ता हो गया है फॉर स्टूडेंट्स। सो बहुत डू यू बहुत। रेकमेंड कि हाँ इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें? हाँ डेफिनेटली, मैं खुद अपने करियर के 3-4 साल तो मैंने क्रैक यूज़ करके निकाले। तो बाद में जब थोड़े बहुत पैसे आए तब इन्वेस्ट करना मैंने सोचा कि अभी राइट टाइम है। और मैंने मतलब पहले तो बस मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि जो अपडेट्स आते हैं ना, तो क्रैक में इतने जल्दी अपडेट्स मिलते नहीं थे, तो मैंने बोला यार एक बार लेके देखते कैसा क्या अपडेट है। और फिर मैंने जब इंस्टॉल किया जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स, तो मैंने देखा कि ये ना क्रैशेस वगैरह बहुत कम आते हैं जब आप जेन्युइन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, और एक अलग ही फील आती है आपको, स्मूथनेस वो फील होती है क्योंकि वो वेब से, ब्राउजर मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, तो काफ़ी जल्दी जल्दी काम होता है, तो एक डिफरेंस फील होता है। तो डेफिनेटली अगर आप इनिशियल, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, ये नहीं कर सकते इन्वेस्ट उतना ज़्यादा, तो क्रैक यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक है। तो अभी एट दिस टाइम आप सब्सक्रिप्शंस और सॉफ्टवेयर पे महीने पे कितना खर्च कर रहे होगे? आई एम एक्चुअली नॉट श्योर, मैंने ट्रैक नहीं रखा है, बट
क्योंकि मैं ना हर महीने कुछ ना कुछ मुझे एक ऐसी वेबसाइट मिलती है जो मुझे लगता है, अरे यार ये बहुत यूज़फुल है, तो उसका मैं सब्सक्रिप्शन लेके रख लेता हूँ, फिर पता चलता है कभी यूज़ ही नहीं की मैंने उस और वेबसाइट को। ग्राफिक्स या वीडियो एडिटिंग या फॉर साउंड, लाइक फॉर व्हाट? एफ फॉर एवरीथिंग। अभी तो मैं जैसे चैट जीपीटी यूज़ करता था फॉर कैप्शंस वगैरह में हेल्प चाहिए होती, क्योंकि मेरी मतलब मैं लिखता हूँ ना तो मेरा इंग्लिश का ग्रामर उतना सही नहीं लगता मुझे, तो उसको मैं रीराइट कराता हूँ ताकि वो ग्रामर थोड़ा सा फिक्स हो जाए। तो वैसे ही मैं चैट जीपीटी पहले फ्री वर्जन यूज़ करता था, फिर उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया, फिर जैसे वेक्टीजी है जहाँ से हमें ग्राफिक्स मिल जाते हैं थंबनेल्स वगैरह के लिए, फिर उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया। तो आई थिंक मंथली 25,000 समथिंग सब्सक्रिप्शन होंगे सब कुछ मिला के। मेरा भी आई थिंक मिनिमम 25,000 है ही, क्योंकि हाँ, बट इन्वाटो, इट्स मोशन वर्थ इट, एरे, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है वैसे। बहुत और फिर ज्यादा। बहुत लकी भी हो गया मैं कि कुछ कुछ ब्रांड्स है जो वो मुझे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन देके रखे, जैसे एनवाटो एलिमेंट्स वगैरह हो गए, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है, तो उसमें पैसे बच जाते हैं। हाँ, दैट्स अ बिग एडवांटेज। काफ़ी स्टूडेंट्स को होता है कि अंश, अगर हमारे को वीडियो एडिटर में या ग्राफिक में 50 to 75,000 कमाना है, तो हमें कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, हम किस स्टेज पे उस लेवल पे पहुंचेंगे, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके लिए? इसका मैं बोलूँगा ना कि एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है, कि क्योंकि कैसा है ना, हर एक का सीखने का ड्यूरेशन अलग होता है। कोई कोई है जो 2 महीने में ही बहुत अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं सीख के, कोई कोई है 2 साल लग जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन कि वो कितना टाइम इन्वेस्ट करना है सीखने में। तो एक मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि यार 1 महीना के आप ये कोर्स कर लो उसके बाद आप 50,000 रुपये कमाने लग जाओगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीखने के बाद भी आप उसे कैसे यूटिलाइज करें ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत बार ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हमने ना आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो की हर एक चीज़ सीख ली, बट हमें कोई फ्रीलांसिंग क्लाइंट ही नहीं मिल रहा है। तो वो इसीलिए क्योंकि आपने सिर्फ टूल सीखे ना, उसको यूटिलाइज करना भी तो सीखो, उस टूल्स को कैसे राइट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, उसे यूटिलाइज करो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर करती है, सिर्फ टूल सीख के मतलब चीज़ें नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। बहुत सारी उसकी बाद की चीज़ें हैं जो आपको खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। तो अगर कोई स्टूडेंट 2-3 महीने से सीख रहा है, तो क्या उसको फ्रीलांस क्लाइंट ढूंढना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए, 6-8 महीने प्रैक्टिस करना चाहिए, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, मतलब क्या प्रोसेस है? हाँ, मुझे लगता है 2-3 महीने तो हमें सिर्फ एक्सप्लोर करने में ही लग जाता है कि हमें क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं है। तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से तो कम कम से कम 1 महीना, तो 1 महीना बोलो 1 साल तो उसने इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छी तरीके से सीखने में। तो उसके बाद आप फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स ढूंढने स्टार्ट कर सकते हो, बट फ्रीलांसिंग करने से भी पहले यार, क्लाइंट्स ढूंढने से भी पहले आपको एक अपना सॉलिड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो आप क्लाइंट को प्रेजेंट कर पाओ, क्योंकि एट दी एंड आपका पोर्टफोलियो आपका काम ही बताएगा कि आपको कैसे क्लाइंट मिलते हैं। अगर आपका काम उतना अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है आपको बहुत ही लो पेइंग क्लाइंट मिले, अगर आपका काम बहुत अच्छा होगा तो आपको बहुत अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं। तो दैट इज आई थिंक 1 ईयर शुड बी एन इन्वेस्टमेंट टू बिकम बेटर एट ग्राफिक डिजाइनिंग। काफी लोग बोलते हैं कि यूएस क्लाइंट्स को अप्रोच करो, तो क्या कोई बिगनर एक यूएस क्लाइंट को अप्रोच कर सकता है? और डेफिनेटली डेफिनेटली कर सकता है, बट अगेन वो बात वहीं पे आ जाती है कि आपका काम उतना अच्छा होना चाहिए कि वो उतने अच्छे क्लाइंट्स को अप्रोच करे। यूएस में भी बहुत अच्छा, मैं तो प्रेफर करता हूँ थोड़ा यूएस से क्लाइंट के साथ ही काम करना। अभी तो मैं नहीं करता फ्रीलांसिंग, बट जब मैं करता था तब मैं प्रेफर करता था कि यूएस क्लाइंट के साथ काम करो, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया था ना कि इंडियन क्लाइंट के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा था कि कम पैसों में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम चाहिए रहता है। अभी हालांकि मैंने देखा है कि काफ़ी चेंजेस हुए हैं, लोग मतलब अच्छे क्लाइंट्स भी है इंडिया में, बट जब मैं अपने इनिशियल स्टेज में था तब मेरा एक्सपीरियंस यूएस क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा बेटर था। एंड ये क्लाइंट्स मिलते कहाँ से हैं? मतलब हो सकता है 1 साल आपने काम कर लिया हो, तो पोर्टफोलियो आपने बना लिया। जब आप कह रहे हो पोर्टफोलियो, तो क्या कोई वेबसाइट बनाए या गूगल ड्राइव बना ले, मतलब पोर्टफोलियो क्या है? और उसके बाद हम कहाँ डालें जिससे हमें काम मिले? मेरे हिसाब से ना सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो होगा आपका इंस्टाग्राम पर। बहुत लोग मतलब बिहान्स पे भी है, अच्छा है, लेकिन जो एक्सपोजर आपको इंस्टाग्राम पर मिलता है ना, वो बिहान्स वगैरह इन साइट्स पे नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो अभी के टाइम पर ना इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट चीज़ जगह है पोर्टफोलियो डालने की। मतलब हो सकता है आप अपने मतलब बेस्ट 6 काम डाल दो वहाँ पर, उसका प्रोसेस एक्सप्लेन करो, तो वो इंस्टाग्राम पर आप बहुत ईजिली कर सकते हो। तो जब क्लाइंट आपका देखेगा, सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं देखेगा, जो जेन्युइन अच्छा क्लाइंट होगा वो देखेगा कि आपका प्रोसेस क्या है। क्योंकि मैंने नोटिस किया जो अच्छे क्लाइंट होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये बंदे ने काम बनाया कैसा है, क्योंकि उन्हें फ़र्क पड़ता है कि उसका प्रोसेस कैसा है। तो वो एक चीज़ हो सकती है, बट हाँ, इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट वेबसाइट एज ऑफ नाउ टू पोस्ट योर पोर्टफोलियो। काफी लोगों को ये भी फोमो होता है कि यार इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं तो थोड़ा कंटेंट बनाना पड़ेगा। अभी क्या क्रिएटिव लोगों को कंटेंट बनाना चाहिए? जो कंटेंट नहीं, जिसको शौक भी नहीं, क्या उसको करना चाहिए? लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इज कंटेंट क्रिएशन अभी?
हाँ, मतलब अगर इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में तो थोड़ा मोटिवेशन होता है तो बना लोगे, बट बाद में ना, बाद में जाके जब आपको डेली के कंटेंट बनाने पड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वो। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ज़बरदस्ती बना रहे हो। और इनफैक्ट मेरे साथ भी हो चुका है, जब मैं इंस्टाग्राम पर पहले इतना एक्टिव नहीं था। मैं कोविड में ज़्यादातर एक्टिव हुआ, तभी कुछ ज़्यादा काम भी नहीं था करने को, फ्रीलांसिंग वगैरह। तो मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम पे थोड़ा फोकस करते हो, तभी ना कैरेसल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे, बहुत हर कोई कैरेसल बना रहा था। तो मैं सोच रहा था कि यार अभी मेरे पास ऐसा क्या कंटेंट है, मैं ट्यूटोरियल्स तो कैरोसेल के फॉर्म में डाल नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि मेरे पास है ना बहुत सारे रिसोर्सेज है जो लोगों को हेल्प होंगे, फॉन्ट्स वगैरह के और ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह। तो वो मैंने शेयर करना शुरू किया। तो उससे एक बहुत अच्छी रीच बनी, धीरे धीरे अकाउंट भी ग्रो हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने वीडियोस पे शिफ्ट किया, जैसे रील्स आ गए तो रील्स पे ज़्यादा फोकस करने लगे, तो कंटेंट भी शिफ्ट हुआ उसी के साथ साथ। तो डेफिनेटली वो एक काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो अभी आपके मन में आपके टॉप इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स कौन है? आई नो कि काफी इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वीडियो और ग्राफिक्स में, बट दे आर वेरी अंडररेटेड। तो राइट, राइट, आपके राइट। मन में कौन से नाम आते हैं? सच बोलूँ तो मुझे नाम याद नहीं है, मुझे उनका कंटेंट याद रह जाता है। मैं नाम याद रखने में बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, बट उन्मेष मैं इज आपको वन बाद ऑफ में। देम, पिक्सम परफेक्ट इज वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। बट मैं उनका मतलब उनके ट्यूटोरियल्स होते हैं ना, मुझे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स पसंद जिनकी एक पर्सनालिटी हो, हम्म। जिसको देखने में मज़ा आए। कि अब मुझे याद नहीं आ रहा है वो बंदा है क्या, और वो मेरे जो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स है ना, वो बहुत मतलब अभी उतने ज़्यादा ग्रो नहीं हुए, बहुत अंडररेटेड काइंड ऑफ है जो बहुत अमेजिंग। एक, हाँ, एक है एनीथिंग, जो मुझे एक बहुत, वो एक बहुत मेरे फ्रेंड भी अच्छे, और उनका कंटेंट मुझे बहुत पसंद है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, स्टोरी टेलिंग वो बहुत अच्छे से करते हैं। और एक दो है, मैं आपको बाद में बता दूंगा तो आप मेंशन हाँ, कर देना। डन, मैं वो मुझे क्योंकि नाम डिस्क्रिप्शन नहीं में याद डाल है, बट दूंगा। हाँ, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स है वो। तो आपके अब कंटेंट क्रिएटर दोस्त है या डिजाइनर दोस्त है या कंप्लीटली ऑफ फील्ड के दोस्त है? नहीं, मेरे तो सब जगह से फ्रेंड्स हैं, मेरे कंटेंट क्रिएटर्स है, लोगो डिज़ाइनर्स है, फिर फिल्म मेकर्स है, क्योंकि मुझे मतलब फिल्म मेकिंग वगैरह में बहुत शौक है, तो मैं एक्सपेरिमेंट्स करते रहता हूँ, शूट वगैरह, प्रोडक्ट शूट्स वगैरह। तो मैंने धीरे धीरे ऐसे वीडियोस डालने शुरू किए, तो ब्रांड्स ने भी नोटिस किया कि अरे मेरी फिल्म मेकिंग अच्छी हो रही है। तो मतलब अच्छे शॉट्स वगैरह मैं लेता हूँ प्रोडक्ट्स के, एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ। तो मैं थोड़ा अपना कंटेंट भी वैसे डाइवर्सिफाई करता हूँ कि सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे फोकस ना करूँ, क्योंकि मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो पोस्ट अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे, तो जो डिज़ाइन या एनिमेशन से रिलेटेड पोस्ट है वो मेरी व्यूअर्स के लिए, और जो भी टेक वाले पोस्ट है वो मेरे लिए, वो मुझे खुद इन्जॉय मैं करता हूँ शूट वगैरह करना। उससे मेरे क्या है ना, कैमरा की नॉलेज मेरी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, कि लाइटिंग कैसे सेटअप करता है, कैसे एक्सपोजर वगैरह एडजस्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सीखने मिली है कैमरा के यूज़ की, क्योंकि मैंने जो मेरा कैमरा लिया था इससे पहले, मैं एक A6500 यूज़ कर रहा था। वो मैंने बाई किया था आई थिंक 2018 में, लेकिन पहले 2 साल मैंने वो कैमरा को हार्डली यूज़ किया था, मतलब बहुत ही कम, क्योंकि मुझे, मैंने कैमरा तो ले लिया बट मैं उसको यूज़ करना ही नहीं जानता था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मैंने थोड़ा, जब रील्स ट्रेंड में आने लगे, तो रील्स बनाने के लिए मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, प्रोडक्ट शॉट्स वगैरह। तब कैमरा की मेरी नॉलेज ज़्यादा बेटर हुई, और अभी ऐसा हो गया कि अभी मुझे देखना नहीं पड़ता, मैं बस ऐसा उंगली पीछे डाल के बटन्स क्लिक करके एडजस्ट कर लेता हूँ सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था वो। तो बिगनर निखिल वर्सेस आज प्रेजेंट निखिल में आप पहले अपनी सर्विसेज कैसे बेचते थे और आज कैसे बेच रहे हो, और हाउ हैज बिन द डिफरेंस? पहले ना मुझे पिच करना नहीं आता था, मैंने कभी किसी क्लाइंट को पिच ही नहीं किया। मेरा ऐसा था कि मैं अपना कंटेंट जो भी डिज़ाइन वगैरह है ऑनलाइन अपलोड करूंगा। तभी फेसबुक बहुत ज़्यादा इजी था यूज़ करना, तो फेसबुक पे अपलोड करता था ग्रुप्स वगैरह में, और वहाँ से मुझे जो भी क्लाइंट आते थे वो आते। बट अभी मुझे एग्जैक्टली पता है कि ब्रांड को कैसे पिच करते हैं, क्लाइंट को कैसे पिच करते हैं, तो वो मैंने एक्सपीरियंस के साथ ही सीखा है। तो या, दैट इज़ समथिंग। तो अभी अगर आप किसी क्लाइंट को बोलते हो कि ये वीडियो 1 लाख का बनेगा, बोलते हैं नहीं 1 लाख नहीं, हमें 70,000 में चाहिए, तो ऐसे हाउ डू यू हैंडल दीज नेगोशिएशंस? मैं नेगोशिएशन बिल्कुल नहीं मैं कर ही नहीं पाता। मेरा एक मैनेजर है, वही सब। अभी अभी मैंने रिसेंटली मैनेजर रखा है। ओह। तो वो सारे मेरे ब्रांड कोलैबोरेशंस, क्योंकि पता नहीं मुझे बात करना चाहिए कि नहीं, मैं बहुत अंडर चार्ज कर रहा था। मैं ऐसा था कि मतलब जो भी दे दो मुझे कंटेंट, तो मुझे वैसे ही बनाने में मज़ा आता है। आप जो भी पे कर रहे हो तो वो तो चेरी ऑन केक है। तो ऐसा था। बट जब मेरी बहुत लोगों से बात हुई जो अच्छी एजेंसीज वगैरह में है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यू शुड हायर अ ब्रांड मैनेजर, क्योंकि यू आर अंडर चार्जिंग, योर कॉन्टेंट इज़ वेरी गुड। सो तब मैंने सोचा, और लकीली मेरा एक फ्रेंड ही निकला, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड है। तो ही इज़ वर्किंग, ही हैज़ स्टार्टेड अ स्टार्टअप एजेंसी। तो ही इज़ हेल्पिंग मी विद ऑल द ब्रांड कोलैबोरेशन राइट नाउ, क्योंकि मेरा नेगोशिएशन मतलब बहुत ही स्किल्स बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो मैं नेगोशिएट में नहीं, अगर आप, मैं 1 लाख बोलूँगा, आप बोलोगे नहीं नहीं 10,000 में कर दो, मैं बोला हाँ ठीक है चलो। हाँ, नहीं, ऐसा था मैं। एक्चुअली आर्टिस्ट को वैसे ही बड़ा डर लगता है पैसे मांगने में, तो एनी एडवाइस फॉर दोज पीपल जिनको अपने ही आर्ट के लिए पैसे मांगने से डर लगता हो? हाँ, अभी मैंने ऐसा सीखा है ना कि वो आपको कॉन्फिडेंस ना, मतलब धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से ही आएगा। मतलब ऐसा एक आपका एटीट्यूड रहना चाहिए ना,
कि ये मेरी फीस है, अगर आप मुझे अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं भी अफोर्ड कर सकते हो तो वेरी गुड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं किसी फिर और आर्टिस्ट को उनको रिकमेंड कर देता हूँ कि देखो ये भी एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, आपका जो बजट है इसमें आप ये फिट हो जाएगा। सो मैं ऐसे ही रिकमेंड करता हूँ। तो या बट अभी ये आप तब बोल सकते हो व्हेन यू आर वेरी गुड एट समथिंग, क्योंकि हाँ, अगर आपके वो धीरे क्लाइंट ही धीरे नहीं ही है। आता है, वो तो एक्सपीरियंस से ही आता है। मुझे भी वैसे ही आया, मतलब धीरे धीरे जब मैंने, क्योंकि एज अ आर्टिस्ट ना आप अपने कंटेंट में हमेशा कमियां देखते ही हो कि आपको लगता है अरे नहीं यार ये थोड़ा बेटर हो सकता था। आप ऐसा नहीं बोले कि ये दिस इज द बेस्ट वर्क। सो आप हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहते ही हो अपने कंटेंट को लेके, बट दूसरों को पता है कि यार दिस इज अ वेरी गुड कंटेंट। और मुझे भी किसी और ने ही ऐसा रियलाइज कराया कि आप जो कंटेंट बना रहे हो इट्स वेरी हाई क्वालिटी, सो यू कैन डेफिनेटली चार्ज मोर टू योर क्लाइंट्स। तो अभी इफ एनीबडी वांट्स टू लर्न वीडियो एडिटिंग, तो उनको इंस्टाग्राम रील एडिटिंग सीखनी चाहिए या लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब एडिटिंग सीखनी चाहिए? मुझे मेरे ख्याल से लॉन्ग फॉर्म सीखनी चाहिए, क्योंकि जब आप लॉन्ग फॉर्म एडिटिंग सीखते हो ना, तब आप सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं सीखते, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हो। अभी जैसे इंस्टाग्राम में रील्स अभी ट्रेंड में है, पता नहीं वो ट्रेंड कब खत्म हो जाए, बट जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट रहेगा ना वो हमेशा एवरग्रीन है। तो सिर्फ यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से नहीं, अगर आप हो सकता है अगर आपकी एडिटिंग स्किल बहुत अच्छी हो तो आप मूवीज़ में एडिट कर पाओ, डॉक्यूमेंट्रीज एडिट कर पाओ, मतलब आप कुछ भी एडिट कर सकते हो। बट अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम रील एडिट सीखते हो तो आप सिर्फ वही चीज़ करते रह जाओगे, एंड पता नहीं वो कब तक सस्टेनेबल है या नहीं है। तो या जब हम लोगों ने ये सब शुरू किया था ना, इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे। अब क्या हो रहा है, रिसोर्सेज इतने ज़्यादा है कि नाउ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज। लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं हमारा पैशन क्या है। तो ये पैशन कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि हमें क्या एक्चुअली में परस्यू करना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले बताया ना कि आप हर एक चीज़ ट्राई करो, आपको जो जो चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है ना वो चीज़ में घुसो, उस चीज़ के बारे में जानो। उस वो चीज़ अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप ऐसे किसी मेंटर को ढूंढो जो उस चीज़ में बहुत अच्छा है, उससे ट्राई करो कनेक्ट करने का, या ऐसे फेलो डिज़ाइनर्स देखो जो ये चीज़ ऑलरेडी कर रहे हैं, उनसे बात करो तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि अभी कनेक्शन करना भी बहुत ईजी हो गया, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो तो आपको कोई बट ना कोई ऐसे कोई मतलब। हेल्प करता थोड़ी ना है, मतलब कौन ही नहीं, मेंटर करेगा आपको? मेरे एक्सपीरियंस में तो की है लोगों ने हेल्प, मतलब क्योंकि मैं हमेशा सीखता ही रहता हूँ। अभी जैसे कोई भी, मैं ये नहीं देखता कि यार उसके कितना रीच है, वो कितना बड़ा ब्रांड है या फॉलोअर्स कितने हैं। अगर मुझे उसका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं डेफिनेटली उसको पूछूंगा कि यार आपने किस में बनाया है, कैसे बनाया है। अभी रिसेंटली ना मैंने एक रील देखी थी एक बंदे की, उसने एक 3D कार का सीन बनाया था जिसमें एक कार चेस सीन हो रहा है, और वो बहुत ही सिंपल सा सीन था, बट मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि उसने रील में बताया कि उसने बस एक रात में बनाया। और मुझे ये सीन इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि मैं जब मैक में था ना तब हमें एक असाइनमेंट दिया था कि हमें एक कार का ऐसे ही सीन बनाना है, जिसे करने में हमारी हवा टाइट हो गई थी, हम लोग को 1-2 हफ्ते लग गए थे, और फिर भी वो बहुत ही घटिया बना था, अच्छा बन नहीं पाया था। तो आई वॉज रियली शॉक कि यार एक रात में ये कैसे बनाया, मतलब। तो तब मैंने उससे बातचीत की तो उसने बताया कि ब्लेंडर में मैंने ये चीज़ें यूज़ की, तो मुझे कुछ नया सीखने मिला। हालांकि मैं 3D डिज़ाइन अभी नहीं करता, बट इट वॉज नाइस टू नो कि एक आइडिया के लिए कि ऐसा बनाया जा सकता है सीन। सो या अभी काफ़ी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि एवरेज एडिटर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स कितना कमा रहे हैं, तो होता क्या, इसीलिए वो अंडरचार्ज कर भी लेते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि यार हमारी स्किल का रेट मार्केट में क्या है? यार ये चीज़ मैंने भी फेस की थी कि एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता था कि मुझे कितना चार्ज करना चाहिए। बट मैंने ये रियलाइज़ किया ना कि हर एक बंदा जो सर्विसेज ऑफर करता है ना, हर एक की स्किल सेट डिफरेंट है और हर एक का प्रोसेस अलग है। तो जो भी फीस आपको आपके हिसाब से राइट लग रही है ना, वो चार्ज करो। फिर वो आपको, ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आप कोई भी फीस चार्ज करो, आप जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो, जितना भी रिसोर्सेज आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका हाई क्वालिटी बनेगा, तो उसके हिसाब से आप चार्ज करो जो आपको लगता है कि आप दूसरों को मत देखो कि यार ये कितना चार्ज कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको सेटिस्फाइंग लग रहा है कि हाँ मैंने अंडर चार्ज नहीं किया, मेरे हिसाब से ये फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइनिंग है, ये लोगो डिज़ाइनिंग के 20,000 इज मेरे स्किल सेट के हिसाब से मुझे सही लग रहा है, सो दैट इज़ अ राइट फीस फॉर यू। तो मेरा मतलब माइंड सेट ऐसा ही है कि जो आपको फीस सही लगती है, आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को फॉलो मत करो। हालांकि क्लाइंट बोलेंगे तो उसके अलग मतलब आप नेगोशिएट कर सकते हो अलग से, बट मेरा तो यही है कि आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे मत जाना। आपकी जो स्किल सेट है अगर आप उसको जस्टिफाई भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको सही लगता है आप बस पिच करो। तो अभी ऑन एवरेज सबसे पॉपुलर जो फील्ड्स चल रही है वो है वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और यूएक्स। अब तीनों में से आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में से फ्रीलांसर्स पर मंथ कितना कमा रहे हैं इंडिया में? वीडियो एडिटिंग से आई थिंक 1 साल फ्रीलांसर्स 2 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बिगनर। हाँ, तो आई थिंक आराम से 50,000 प्लस ही कमा रहे हैं वीडियो एडिटर्स, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं। और यूआई डिज़ाइंस वाले मेरे एक ऐसा फ्रेंड है जो पहले स्नैपडील में एक सीनियर यूआई डिज़ाइनर था, आज से कुछ चार साल पहले, और तभी उसकी सैलरी थी 2 लाख रुपीज़। सो 4 साल पहले 2 लाख रुपीज़ इज़ अ वेरी बिग अमाउंट फॉर अ जॉब, सो वो भी एक था तभी।
तो अभी तो मेरे ख्याल से बेटर ही हुआ रहेगा यूआई डिज़ाइन। मेरे हालांकि इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, बट ऐसे जो है जो फ्रीलांसिंग करते हैं तो आई थिंक दे आर चार्जिंग, दे आर अर्निंग अराउंड 2 लाख रुपीज़, मोर देन टू एंड लाख ये रुपीज़ रिमोट है, कहीं ऑफिस नहीं जा रहे वो। हाँ, फ्रीलांसिंग एंड विथ 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस आई एम सेइंग। एंड ये भी लोग पूछते हैं कि यार बिगनर में, एज अ बिगनर हमें जॉब करना चाहिए या फ्रीलांस करना चाहिए, तो व्हाट डू यू रेकमेंड? मैं तो हमेशा फ्रीलांसिंग ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने भी जॉब मैंने ट्राई किया था। मैं एक्चुअली ना एक दिन के लिए सिर्फ ऑफिस गया था एक कंपनी थी, तो उन्होंने मुझे हायर किया था एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और ये मैंने मतलब मैक इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी नहीं किया था। मेरा ऐसा था कि मैं जॉब करूंगा और फिर साइड बाय साइड मैक करूंगा, ताकि उसी जो सैलरी से अपनी फ़ीस कवर कर लूँगा। तो मैंने इंटरव्यूज़ दिए, सब 3-4 इंटरव्यूज़ हुए थे, सब में सेलेक्ट हो गया। और फिर मेरा पहला दिन था जॉब का, तो वहाँ पर मुझे कुछ तो आई थिंक सम काइंड ऑफ कार के लिए पोस्टर डिज़ाइन करना था कुछ तो वो मैं कर रहा था। तो एक कोई तो उनका था बंदा, वो मुझे बता रहा था कि यार ये ऐसे करो, इसमें ये कलर डालो, मतलब ग्रीन कलर डालो। मैं बोला ये सब तो सूट ही नहीं करेगा, मतलब हर एक एक डिज़ाइन की ना एक कलर थियरी होती है, वो फॉलो करनी होती है यार। मैं बोला ये तो पूरी मतलब वाट लगा देगा डिज़ाइन की। तो फिर मैं आया घर, तो मैंने सोचा यार ऐसे तो मैं कभी काम नहीं कर पाऊंगा, एक दिन भी मेरे से हुआ नहीं। तो फिर मैंने छोड़ ही दिया एक दिन जाके। फिर मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की, और तब एक्चुअली फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मैक ज्वाइन करता हूँ, शायद मेरे स्किल सेट थोड़े और इम्प्रूव होंगे तो बेटर जॉब की अपॉर्चुनिटी होगी। मेरा एम तो जॉब ही था, बट मैंने साइड बाय साइड फिर जब फ्रीलांसिंग शुरू की तो दैट स्टार्टेड परफॉर्मिंग रियली वेल, तो मैंने फिर फ्रीलांसिंग की कभी जॉब नहीं की। सो तो लेट्स मैं से आपने ऐसा डे वन पे, हाँ यू कैन गो तो ऑन। मैं वही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो ट्राई, सॉरी अगर आप एक बिगिनर हो तो ट्राई करो कि आप फ्रीलांसिंग से शुरुआत करो। फिर क्योंकि लेटर ऑन जॉब में भी ना वो लोग एक्सपीरियंस मांगेंगे, तो अगर आप अपने इनिशियल स्टेज में हो तो आप एक्सपीरियंस कहाँ से दोगे आपके पास कुछ तो मतलब क्लाइंट वर्क होना ही चाहिए। तो फ्रीलांसिंग इज़ अ गुड ऑप्शन टू स्टार्ट। तो अगर कोई जैसे डे वन से शुरू करता है कि आज से मैं फ्रीलांसर हूँ, तो आपको कितना टाइम लगा था अपना पहला फ्रीलांस क्लाइंट पाने के लिए? मुझे तो एक्चुअली 2 दिन में ही मिल गया था, बट वो सारे फ्री वाले थे। उनको मतलब पहले ऐसा था ना कि मैंने जो अपने लोकल शॉप्स वगैरह होते हैं, लोकल फ्रेंड्स हैं उनके शॉप्स है, तो उनके लिए मैंने डिज़ाइनिंग की थी, उनके बैनर वगैरह, तो वो मैंने फ्री में किया था। क्योंकि मेरा तब एम था ना कि एक पोर्टफोलियो बनाऊँ, अच्छा एक पोर्टफोलियो बनाऊँ, और फिर वो मैं क्लाइंट को पिच करूँगा। तो जैसे जैसे मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में 30 to 40 प्रोजेक्ट्स मैंने फ्री में किए, तब मेरा फिर एक पोर्टफोलियो बन गया। तब मैंने फिर शुरुआत में मतलब बहुत ही कम चार्ज करने का, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कितना चार्ज करना चाहिए, क्या चार्ज करना चाहिए। तो ऐसा भी है कि मैंने 500 रुपीज़ में लोगो बनाए हैं, 1000 रुपीज़ में बनाए हैं। एक इंटरेस्टिंग क्लाइंट था, एक था वो, उसकी वो बिल्डर था वो, एक हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ वगैरह का डील करता था, तो उसके लिए मैंने लोगो बनाया था कुछ तभी 8000 में। और फिर 2 साल बाद उसी उसी की और एक कंपनी थी, उसके लिए मैंने लोगो बनाया था कुछ 40,000 में, क्योंकि तब तक मुझे एक आइडिया आ गया था कि कितना चार्ज करना चाहिए। सो यार दैट तो इज वो इट, मान दैट गया, वाज। वो मान गया कि पहले तो तूने 8 में अरे बना हाँ, दिया। वो बिल्डर, वो उनके पास बहुत पैसा है बाद में मुझे कुछ फ्रेंड्स बोले यार तूने और चार्ज करना चाहिए था, तूने बहुत कम चार्ज किया। मैं बोला नहीं, मेरे हिसाब से तो मेरे को ठीक लग रहा है, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा। मुझे लगा था कि मैं 40 बोलूँगा तो वो 30 तक तो आके मान जाएगा। वो 30 वॉज माई लाइक एक्सपेक्टेड रेट, बट ही वॉज, क्योंकि उसने मेरा पहला भी काम देखा था तो उससे अच्छा लगा था, बिना कोई एक भी रिवीजन नहीं। उसको मैंने प्रेजेंट किया, लोगो उसको अच्छा लग गया। हालांकि मैं लोगो डिज़ाइनिंग करता नहीं हूँ, बट तभी मैं क्योंकि हर एक चीज़ कर रहा था, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, सब चीज़ें कर रहा था। तो ही लाइक इट, सो या इट वॉज गुड। आप ये जानते ही है कि हर एक कंटेंट में और क्रिएटिव सर्कल में कुछ ऐसे एक दो लोग होते हैं जो 10-10 लाख, 11-11 लाख के क्लाइंट्स क्रैक कर लेते हैं। आपके ऐसे कोई दोस्त है जो कुछ अलग ही रेट्स पे लाइफ जी रहे हैं? हाँ हाँ, डेफिनेटली। मेरे मेरा एक फ्रेंड है, अभी तो इतना कांटेक्ट में नहीं है। ही वो दुबई में एक लोगो डिज़ाइनर है। कुछ लास्ट मेरी उससे बात हुई थी आई थिंक 1 साल पहले, तब उसने मुझे बताया था कि एक लोगो डिज़ाइन के लिए उसने 4 लाख रुपीज़ चार्ज किए, और वो उसने करने में हार्डली, उसको बोला था मेरे को शायद आई थिंक 3 दिन लगे होंगे पूरा बनाने में। सो आई वॉज लाइक ग्रेट यार, कि 3 लाख रुपीज़ इन 3 days इज़ अ नाइस अमाउंट। बट आई थिंक स्किल से भी ज्यादा उस आदमी तक पहुंचना, इतना राइट राइट। क्रेडिबिलिटी बनाना, आई हाँ, थिंक उसके 3-4 लाख है। डेफिनेटली उसकी मतलब उसका मैं आपको प्रोफाइल शेयर करूंगा उस बंदे का। उसका मतलब लोगो डिज़ाइन आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, मतलब देख के पता चल जाता है कि यार ये दिस इज़ अ प्रोफेशनल लोगो और डिज़ाइनर। उसको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? उसको भी मेरे इतना ही आई थिंक 10 साल। 8-9 ईयर्स हो गए, हाँ। तो मतलब मैं ऑडियंस को अब यही दिखाना चाह रहा हूँ कि 9-10 साल तो देखो लगते ही है। जो लोग सोचे ना कि 1-1.5 साल में हाँ कुछ ऐसा हाँ, जादू हो जाए, राइट मतलब राइट। मिनिमम 9-10 साल का कंपाउंडिंग है, तब जाके आप कुछ हाँ, कर अभी थोड़ा पाते जल्दी हो सकता है, तभी कैसे ना रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, इंटरनेट इतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं था, इंटरनेट पे रिसोर्सेज भी नहीं थे। अभी थोड़ा सा हो। कम टाइम मेरे ख्याल से। एज ऑफ नाउ अगर मैं आज जीरो से चालू करूँ तो मेरे ख्याल से 3 इयर्स में जो मैं
इतना मैंने जो अचीव किया ना 10 years में, वो मैं शायद 3 to 4 years में कर लूँगा, ऐसा मुझे लगता है कि अभी इतने ज़्यादा रिसोर्सेस और हमें नॉलेज भी है, तो आई थिंक या तो मेन तो है अभी कि नॉलेज और एक्सपीरियंस आने में ही थोड़ा वो टाइम लग जाता है। हाँ 100%। अभी जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, तो अभी अगर हमारी ऑडियंस में से किसी को अगर ग्राफिक डिज़ाइन या वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो आपके चैनल में कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस या कोई प्लेलिस्ट या आपका कोई कोर्स है जहाँ से वो लोग सीख सकते हैं? हाँ डेफिनेटली, मेरा एक आफ्टर इफेक्ट्स का कोर्स है जहाँ पर मैंने एकदम इनिशियल स्टेज से बताया, मतलब जिस बंदे ने कभी आफ्टर इफेक्ट्स ओपन भी नहीं किया होगा उसके लिए वो कोर्स है कि वो आराम से देख आफ्टर सकते हैं कि इफेक्ट्स इज कैसे। फॉर वीडियो एडिटिंग। हाँ, वीडियो एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक्स। तो वीडियो एडिटिंग के लिए मैं प्रीमियर प्रो रिकमेंड करूंगा वैसे, बट मोशन ग्राफिक्स वगैरह क्रिएट करने उनके लिए आफ्टर इफेक्ट्स इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो उस कोर्स में मैंने हर एक चीज़ बताई है। जैसे बहुत लोग मुझे बोलते थे कि हमारा कंप्यूटर लैपटॉप बहुत अच्छा है बट उसमें भी आफ्टर इफेक्ट्स क्रैश होता रहता है। तो उसका रीज़न ये है कि ना उन्होंने वो प्रेफरेंसेस से छोटी छोटी सेट नहीं किए होंगे ठीक से। तो वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है डिटेल में, तो वो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आई थिंक इन बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल के लिए अच्छा है वो। अब आपको क्या लगता है, एआई टूल्स आ रहे हैं, फ्यूचर क्या होने वाला है ये ग्राफिक डिजाइन और वीडियो एडिटिंग का? कुछ चेंजेस आप देख पा रहे हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैंने देखा था कि ये जैसे मुझे मिड जर्नी के बारे में जब पता चला था, तब मैंने यूज़ करना शुरू किया। मैंने देखा कि यार हम लोग जो ऐसा मतलब डिज़ाइनिंग के लिए वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बहुत लोग मुझे मतलब उसके बाद ईमेल वगैरह मैसेज किए थे कि यार हमारी जॉब तो गई ऐसा वैसा, बट मुझे लगता है कि अगर आप सीखते रहोगे ना हमेशा नई नई चीज़ें, तो आप कभी भी आपकी मतलब बोलते हो ना, आप रुकोगे नहीं किसी चीज़ पे। जब तक आप सीखने का आपको, जो बहुत लोग होते हैं ना कि एक एक माइलस्टोन पे पहुंच के वो रुक जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ अभी मैं ये सीख गया और मुझे कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप में सीखने की वो स्किल है ना, या वो अंदर से एक आता है कि आपको हमेशा सीखते रहना है, तो मेरे ख्याल से आप कभी भी आपके बोलते हो ना हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहोगे लाइफ में, कभी रुकोगे नहीं। तो वो एक टूल से मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया था। और ऐसी अभी तो बहुत सारे टूल्स आ गए, बट मिड जर्नी से मुझे मतलब मैं जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन या थंबनेल वगैरह के लिए भी यूज़ करता हूँ उन्हें, अगर बैकग्राउंड्स वगैरह अच्छे कुछ इंटरेस्टिंग जनरेट करने हो तो डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे मेरी कंटेंट राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो स्क्रिप्टिंग वगैरह मैं लिखता हूँ तो उसको फिर मैं मिड जर्नी से थोड़ा सा रीराइट करके थोड़ा सा और ग्रामर वगैरह फिक्स कर लेता हूँ, तो इट्स सुपर हेल्पफुल आई थिंक। तो अभी आजकल आप क्या सीख रहे हो? अभी तो मैं अपना स्टोरी टेलिंग का गेम थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्किल आई थिंक। क्योंकि अभी कैसा होता है ना कि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ है, बहुत सारे स्टोरीज़ है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वीडियो के थ्रू, बट मुझे ना वो शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि अभी जो हमारा अटेंशन स्पैम जैसे कम हो गया है बहुत, तो वो उतने कम टाइम में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे पास ऑलमोस्ट लाइक 20-25 मिनट होनी चाहिए एक छोटी सी स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे उसे इंटरेस्टिंग रख के 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो दैट इज़ अ स्किल ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो वो मैं थोड़ा सीख रहा हूँ अभी। ऐसी कोई बुक्स या ऐसे कोई पॉडकास्ट जो आप पढ़ते हो, सीखते हो फॉर योर ओन लर्निंग, जो आपको लगता है कि हाँ यार ऑडियंस को पता होना चाहिए? बुक्स तो मैं हालांकि इतने नहीं रीड करता, बट मैं पॉडकास्ट बहुत सुनता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे एक्चुअली है, जैसे क्रिस डो के बहुत सारे अमेजिंग पॉडकास्ट हैं। मुझे एक ऐसे लाइक नाम नहीं याद, बट इस बंदे के आप पॉडकास्ट कोई भी सुनोगे आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा। फिर एंड्रू क्रेमर के है, तो वो ये सारे लोग ओजी। बहुत अमेजिंग है एंड्रू क्रेमर तो इज द ओजी। या उसी उसी को देख के तो एक्चुअली मैंने ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू किया था। मैंने भी, मैंने बहुत सीखा है उनसे। बहुत मैंने अमेजिंग आफ्टर बंदा है। इफेक्ट्स पूरा एंड्रू क्रेमर से सीखा है। हाँ, उसके उसके अलावा मुझे नहीं लगता वैसे ट्यूटोरियल्स आज के टाइम पे भी वो बहुत एडवांस है, वो जो उन्होंने 8-9 साल पहले बनाए थे। अरे सही में, लाइक जो उन्होंने 8-8 साल पहले बना, अभी भी किसी के बस की नहीं है राइट वो। राइट, और उनके ट्यूटोरियल्स भी इतने कॉम्प्लेक्स है ना कि ऐसा बहुत बार होता था कि मैं वो ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, बट वो सेम एग्जैक्ट रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो वो या बहुत अलग ही लेवल का बंदा है, अब बहुत आई डोंट अमेजिंग नो बंदा वेयर ही इज, लाइक ही जस्ट वेंट अंडरग्राउंड, लाइक आई डोंट नो वेयर एंड्रू क्रेमर इज है। नहीं, लाइक। वो बहुत बहुत जल्दी आने वाला है विद अ ह्यूज बैंग। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता उस बारे में, बट या इट्स कमिंग विद अ हाउ ह्यूज डू यू बैंग आई नो? थिंक। आई एम इन कांटेक्ट विद हिम। ओह, ही फॉलोज यू? या Oh, that's crazy. That's crazy. I am following him on Instagram. I know that he has a very good family and all, so he's very या happy. या या एक्चुअली ही इज वर्किंग ऑन समथिंग, तो इट्स अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंशियल, बट ही इज कमिंग विद समथिंग रियली ह्यूज। मेरे पास तो जब पैसे आए थे ना, मैंने सबसे पहले एलिमेंट 3D खरीदा था जस्ट एज अ ट्रिब्यूट कि आई वांट टू वो टूल ने इन्वेस्ट। तो आफ्टर इफेक्ट्स को पूरा चेंज ही कर दिया था यार, गेम मतलब चेंजर। राइट। अगर वो उसको लेके थोड़ा एक्टिव रहते ना, तो आज वो बहुत अच्छा मतलब कुछ नहीं, बट हो आई जाता। सी सो मेनी मूवी ट्रेलर्स दैट यूज शॉकवेव हाँ एंड डेफिनेटली। एलिमेंट 3D। शॉकवेव तो इतना यूज होता है इंडियन ट्रेलर्स में, इतना राइट यूज राइट, होता है, इट इज और सो उनके क्रेजी। शॉक वो शॉक वेव देख के पता चल जाता है कि एंड्रू क्रेमर का शॉक वेव है। मेरे हिसाब से कितना सारा बॉलीवुड वीएफएक्स इज बिकॉज ऑफ वीडियो को पायलट।
राइट। एक मेरा फ्रेंड है, NPS 3D करके है, ही जस्ट यूजेस Element 3D एंड ब्लेंडर, वो बहुत अमेजिंग कंटेंट बनाता है। आई थिंक बहुत कम लोग हैं एक्चुअली जो अभी भी Element 3D यूज करके ना बहुत अमेजिंग कंटेंट बना रहे हैं। सो या या, इट्स रियली ग्रेट। नो दैट्स वेरी कूल। एंड हाउ कैन समवन रीच आउट टू यू? अभी आप सिर्फ लिंक्डइन और यूट्यूब इंस्टाग्राम पे हो, लाइक आप सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ पर हो? सबसे ज़्यादा एक्टिव तो मैं इंस्टाग्राम पे ही हूँ वैसे तो। ओके, तो अगर आपको, आप अभी मेंटरशिप नहीं दे रहे, आप वीडियोस बना रहे हो, किसी को अगर पर्सनली रीच आउट करना हो, एनी ईमेल या कोई ऐसा पोर्टल? हाँ, ईमेल के थ्रू वैसे तो मैं DM में ट्राई करता हूँ कि जितने लोगों को रिप्लाई दे पाऊँ तो करे, मतलब कोई अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए तो मैं डेफिनेटली उन्हें रीच आउट करता ही हूँ, या कभी कभी वीकेंड्स पे Q&A वगैरह कर लेता हूँ। तो दैट इज़, हाँ, इंस्टाग्राम, मतलब इंस्टाग्राम पे आप मेरे तक रीच आउट कर लो, क्योंकि ईमेल्स वगैरह भी थोड़ा मैनेजर्स ही वो लोग हैंडल करते हैं, तो ईमेल्स पे मैं इतना नहीं होता एक्टिव, बट मोस्टली इंस्टाग्राम पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और अगर मुझे किसी ग्राफिक डिजाइनर को या एडिटर को हायर करना हो, तो आपकी कोई कम्युनिटी है जहाँ से कंपनीज टैलेंट हायर कर सकती है? नहीं, एज ऑफ नाउ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरे ख्याल से अभी अभी मैंने एक वीडियो एडिटर हायर किया है जो मेरे ट्यूटोरियल्स वगैरह एडिट करता हूँ, जो इंस्टाग्राम वगैरह का कंटेंट होता है वो मैं खुद ही एडिट करता हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है उस चीज़ में। बट हाँ, मुझे एक्चुअली में आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी को हायर ही नहीं किया। मैंने ट्राई बहुत किया था टीम बनाने की, बट मेरे से हुआ ही नहीं, क्योंकि वो जो आउटकम दे रहे थे और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था शायद वो मैच नहीं कर रहा था, और ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली उसका प्रोसेस अलग है, बट आई वॉजन गेटिंग सेटिस्फाइड जो रिजल्ट आ रहा था। सो मैंने फिर वो प्लान ही ड्रॉप कर दिया। तो धीरे धीरे अभी मैंने सोचा कि ट्यूटोरियल्स एडिट करने के लिए किसी को रखना इज़ फाइन, इट्स वेरी सिंपल एडिट, बट जो इंटरेस्टिंग वाले बी रोल्स वगैरह शॉट होते हैं वो मैं खुद ही शूट करता हूँ, खुद ही एडिट करता हूँ, मुझे मज़ा आता है। एक्चुअली मैं चाहूँ तो हायर करके ये सब चीज़ें निकाल सकता हूँ, बहुत टाइम फ्री हो जाएगा, बट जो चीज़ मुझे पसंद है एक्चुअली वही छोड़ दूंगा तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। तो अभी मुझे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, प्लीज अगर आप कोई ग्राफिक डिजाइनर हो मुझे रेफर कर दो, मुझे आपकी हाँ, मतलब स्टोरीज और ऐसे थंबनेल। फ्रीलांसिंग करने वाले तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो हाँ। करते ही है ग्राफिक डिजाइनिंग, बट एज अ इंटर्न अगर हायर करना है तो मेरे शायद ही कोई कांटेक्ट में होगा, आई डोंट थिंक सो। मेक सेंस। बट येस, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस निखिल। आई एम सो ग्लैड मेरी आपसे बात हुई, मैंने आपसे बहुत सीखा है, लाइक पूरा मुझे ऐसा लग रहा है पूरा कंप्लीट सर्कल आ गया है लाइफ का। एंड आपको कभी भी डिज़ाइन के अराउंड कुछ भी हेल्प चाहिए हो, एआई के अराउंड हेल्प चाहिए हो, ऑलवेज हियर। डेफिनेटली AI को लेके तो मैं अभी बहुत ही अपने इनिशियल स्टेज पे वो सीख रहा हूँ धीरे धीरे कि कैसे यूटिलाइज करूँ अपने काम में। सो या, हाँ। इट विल बी हेल्पफुल। Awesome. So, folks, that was the end of the Cutting Edge show. And I would totally recommend you folks, आप प्लीज़ जाओ डोप मोशंस को सब्सक्राइब करो, आपको इतना वैल्यूबल कंटेंट मिलेगा। बहुत कम लोग हैं जो इंडिया में इतना ग्लोबल कंटेंट, इतना ग्लोबल एस्थेटिक डिलीवर कर रहे हैं कंसिस्टेंटली फॉर इयर्स। विद दैट बीइंग सेड, मेक श्योर यू क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि हमने बहुत सारी कूल वीडियोस बनाई हैं ऑन डिज़ाइन, AI. वी आर कमिंग अप विद सो मेनी मोर पॉडकास्ट. I hope that you're taking care of your mind and body. This is your dost Ansh Mehra signing out. If you like this video, make sure you click on like and hit the subscribe button. I regularly upload videos on UX design, marketing and storytelling.